नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में जब आप सुनते हैं कि रोज़-रोज़ ये आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो अथॉरिटेरियन स्टेट बना रहे हैं, भारत लोकतंत्र में कमज़ोर होता जा रहा है, तरह-तरह की बातें लगातार सामने आती हैं और इन सारी बातों के बीच में एक सबसे अहम बात जो हम हर रोज़ देखते हैं, जिस पे हर बार चर्चा होती है, वो ये है कि ये जर्मनी बन जाएगा, फ़ासिस्ट कंट्री बन जाएगा, हिटलर के जैसा देश बन जाएगा, हिटलर के देश में ये होता था। तो एक बार ये समझने की ज़रूरत है कि हिटलर का जो दौर था और नाज़ी जो व्यवस्था थी या फ़ासीवाद था, उस व्यवस्था के अंदर ऐसा क्या था जिसको देखकर आज के भारत से उसकी तुलना की जाती है। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें सिर्फ़ बता सकता है कोई तो वो जो इतिहास का जानकार हो और इस काम के लिए हमने इतिहास के अध्येता, इतिहास के जानकार, इतिहास के टिप्पणीकार राम पुनियानी साहब को अपने साथ जोड़ा है। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत के इतिहास में हम लगातार ऐसी चीज़ें देखते आ रहे हैं जो अब नहीं हो रही हैं बल्कि एकदम अलग हैं। तो भारत का इतिहास और जर्मनी का वो दौर जब हिटलर वहाँ शासन में था, इनमें एकता क्या है समझने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इतिहास है हमारा, उसको लेकर ख़ास तौर पर आज का जो भारत है, उसके भारत के बारे में अक्सर ये टिप्पणियाँ अलग-अलग जगहों से मिलती हैं कि भारत में हिटलर का दौर आ गया है, नाज़ीवाद आ गया है। मोदी जी जो हैं, वो उनकी जो नीतियाँ हैं, वो कहीं न कहीं मिलती-जुलती हैं हिटलर से। तो क्या है? वो क्या परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण आज के भारत की तुलना उस जर्मनी से की जाती है? वो क्या कौन-कौन सी चीज़ें हैं? ये हम समझने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। जी, देखिए ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। एक मैं छोटी-सी चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, जब गुजरात में दंगे हुए थे, तो जी, जर्मनी की एक टीम गुजरात का दौरा कर रही थी जी, और जर्मनी की टीम ने एक अंग्रेज़ी शब्द यूज़ किया डीजा वू यानी जी, आपको उस प्रकार का एक वापस यादगार आना। उन्होंने कहा ये देखकर हमको जर्मनी की जो हिटलर के अंडर में हुआ था, उसकी याद आती है। ये बात सबसे पहले जी, आई और फिर जी, कई जो हमारे इतिहासकार और समाजशास्त्री हैं, उन्होंने फाशिज़्म शब्द का इस्तेमाल किया, कईयों ने फंडामेंटलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया और मैंने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया, मैंने देखा कि इसमें कुछ अंश फाशीवादी राजनीति के हैं और कुछ फंडामेंटलिस्ट राजनीति के हैं, जो धर्म के नाम पे आती है। तो अब जर्मनी में फाशीवाद जो आया, उसके पहले यूरोप में ऐसे कई देशों में ऐसी प्रवृत्तियां थी जो फाशीवाद से मिलती जुलती थी और उसमें मुसोलिनी का नाम आता है जो इटली इटली में थे और ये मुसोलिनी की प्रेरणा से लेकर डॉक्टर मुंजे जो आरएसएस के शुरुआत के संस्थापकों में थे, वो वहां से बात सीख कर आए थे कि किस प्रकार से संघ को बनाना। तो खैर जो हिटलर के सत्ता में आने का मुख्य कारण यही था कि एक तो जर्मनी में उस समय बहुत बड़ी निराशा थी कि प्रथम महायुद्ध में जो हुआ है उसके कारण जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ है और उसमें जो इस निराशा के दौर में जो लोगों की एक तो करेंसी बहुत डाउन हो गई थी और इन चीज़ों के दौरान हिटलर ने और उनकी जो पार्टी थी, जो नाज़ी पार्टी थी, हिटलर और नाज़ी पार्टी ने इस प्रकार के स्लोगन दिए जो लोगों को आकर्षक लगे। सबसे पहले हिटलर ने ये किया कि जर्मनी की बर्बादी का कारण यहाँ के यहूदी हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो बहुत बड़े यहूदी के उद्योगपति थे, बहुत बड़े बैंकर थे, तो उन्होंने कहा इन लोगों ने हमको धोखा दिया, इसलिए प्रथम महायुद्ध में हमको खानी पड़ी। दूसरी बात ये थी उस समय जर्मनी में खास तौर से मजदूर आंदोलन काफी मजबूत था। अब ये मजदूर आंदोलन जब मैं वहाँ कह रहा हूँ तो यहाँ हम उसको अपने जो दलित ओबीसी के आंदोलन से थोड़ी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि मंडल कमीशन के लागू होने के बाद ही यहाँ उस प्रकार की प्रवृत्तियां ज्यादा सामने आई। तो इन्होंने हिटलर ने धीरे धीरे अपनी पार्टी में ऊपर आया, फिर सत्ता में आया और सत्ता में आने के बाद देखिए उसने क्या किया। उस समय क्योंकि कम्युनिस्ट काफी मजबूत थे, मजदूरों की शक्ति काफी थी,
तो उसने पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आग लगवाई और ये प्रचारित किया कि ये जो आग है ये कम्युनिस्टों ने लगाई है। और उसके बाद एक नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स यानी लंबी तलवारों की रात, उसमें बहुत सारे कम्युनिस्टों को कत्लेआम किया गया। उसके बाद उसने इसी प्रकार की चीज यहूदियों के साथ की और यहूदियों के साथ जब उसने कहा कि ये यहूदी देश के प्रति वफादार नहीं है, हम तो एक जर्मन राष्ट्र है। नहीं, अगर हम जर्मन आज के भारत के घटनाक्रम के साथ मिलाते जाएं, जी तो जैसे हिटलर जो है वो कहता था कि समस्याओं के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं, तो क्या जी ये जो आजकल जो व्हाट्सएप पे जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, या मोदी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि भारत में जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग जो हैं, जी फलां, इस तरह की चीज़ें जो लगातार भारत में मुसलमानों के लिए बार बार कही जाती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं, ये उससे मिलता जुलता है। बिल्कुल सटीक आपने कहा, बिल्कुल सटीक। जैसे वहाँ यहूदियों को टारगेट किया गया, वहाँ यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि एक तो ये अपनी जनसंख्या बहुत बढ़ा रहे हैं, दूसरे इनमें से आतंकवादी हैं, तीसरे ये पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं और चौथे ये एक प्रकार का जिस प्रकार की कल्चर को ये जीते हैं वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ। तो ये चार कारणों से उन्होंने जो मुसलमानों को टारगेटिंग किया। यहाँ थोड़ा आतंकवादी एक मुसलमान ही क्यों होते हैं? जी आतंकवादी तो मुसलमान क्यों होते हैं? इनकी आबादी बढ़ जाएगी, जहाँ-जहाँ इनकी आबादी बढ़ जाती है, वहाँ जी पे ये अपना जो है अपने धर्म के हिसाब से शासन व्यवस्था बना लेते हैं। जी गजवाए हिंद होने वाला है, इस तरह की बातें बहुत सारी अलग-अलग जी हम लोगों को इधर बताई जा रही हैं। तो आपका मानना ये है कि जो हिटलर के दौर में जिस तरह से यहूदियों के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया गया था, एक घटना मुझे आती है याद, जब जर्मनी में ये हुआ कि कहीं दूर देश में किसी यहूदी लड़के ने किसी जर्मन पे हमला कर दिया था। तो जी उसका बदला लेने के लिए यहूदियों से जर्मनी में, और एक बहुत बड़ी काँच का मार्केट था, बहुत बड़ा। जी रात भर वहाँ तोड़-फोड़ हुई, उसको पूरा बर्बाद कर दिया गया, कई लोग मारे गए और उसको क्रिस्तालनाख के नाम से आज तक पहचानते हैं। यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे लोग, बिल्कुल आज तस्वीरें बिल्कुल इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। तो उसमें भी यही था और आज भी यही है, कहीं पे कोई बलात्कार हो जाए, कोई प्रेमी अगर किसी को धोखा दे दे और अगर वो मुसलमान है, तो एक तो हमारा जो मीडिया है, वो पूरे हेडलाइन में उसका नाम ख़ास तौर पर लिखेगा, जगह-जगह लिखेगा, सलीम ने या अब्दुल ने धोखा दिया वगैरह-वगैरह। तो हिटलर में के दौर में भी क्या ये इस तरह से होता था कि अगर एक उदाहरण लेके उसको जनरलाइज़ कर दिया, एक उदाहरण तो मैंने आपको दिया खतरनाक वाला, और किस तरह की चीज़ें उस दौर में थी जो आज के दौर से मिलती जुलती हैं? देखिए हिटलर ने जिस प्रकार से यहूदियों के साथ किया, भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो बहुत मिलता जुलता है। और हिटलर ने तो ये एक घटना है, और इस घटना के पहले भी समाज में एक सामान्य सामाजिक सोच को स्थापित किया गया कि जर्मनी की जो खराब हालत है उसके लिए यहूदी जिम्मेदार है। और कुछ यहूदी बड़े उद्योगपति थे, बड़े बैंकर थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रथम महायुद्ध में मदद नहीं की, इसलिए ये किया। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा तो देश जर्मन है, जर्मन रेस है, महान आर्यन रेस है, ये दूसरा ख्याल कीजिए गिरजेश जी, हम तो आर्यन रेस हैं, ये यहूदी तो अलग है, तो ये हमारे जर्मन राष्ट्र में फिट नहीं होते। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अलग अलग कारणों से जैसे यहाँ मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ उन्होंने होल सेल के रूप में यहूदियों को ब्लैकलिस्ट किया और फिर उनको सरकारी नौकरियों से बाहर किया, संस्थानों से बाहर किया, और बाद में जो उन्होंने किया गैस चैम्बर और दूसरे प्रकार से कत्लेआम, ये एक अंतिम अवस्था में फाइनल सोल्यूशन के रूप में उन्होंने कहा। उन्होंने ये बात बिल्कुल कही कि जर्मनी की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ यहूदी लोग हैं। तो वो इस फॉर्मुलेशन पर पहुंचे। ये एक बात है। दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूँ। दूसरी बात यहाँ है कि ये आप देखिए कि वहाँ जो बड़े उद्योगपति थे, हिटलर ने उनसे बहुत गहरा संबंध रखा। यहाँ आम लोगों की करेंसी गिर रही थी, गरीबी की हालत बहुत खराब हो रही थी। जो जर्मनी के बड़े उद्योगपति थे वो दिन दुनी रात चौगुने फ्लरिश हो रहे थे। उसमें बहुत सारे नाम हैं जो हिटलर के करीबी। तीसरा एक देखिए, तीसरा हिटलर ने पूरी तौर से वहाँ के मीडिया, धर्म और कल्चर, ये तीनों चीजों पर पूरा कब्जा कर लिया। और जो मीडिया की बात आप कह रहे हैं, आप तो एक अल्टरनेटिव मीडिया बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चला रहे हैं, तो जो मुख्य धारा का मीडिया है आज जो उसकी हालत है, जर्मनी में हालत एग्जैक्टली सेम है।
जैसे आज इनका मीडिया सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये चलाते हैं, जिसके माध्यम से मुसलमान भी करते हैं। तो वहाँ एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, गोबेल्स। जी, गोबेल्स की ये मान्यता थी कि आप एक झूठ को बार बार बोलो तो सच लगने लगता है। तो इसी जी, बात को लेकर वो यहूदियों के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाता था। और उस समय रेडियो नया नया आया था, जी, रेडियो नया नया आया था। और ये जो लोग हैं ये टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहते हैं, तो उन्होंने रेडियो का इस्तेमाल करके ये यहूदियों के खिलाफ यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने का बहुत बड़ा काम किया। तो मीडिया, धर्म, कल्चर, तीनों चीजों पर इन्होंने कब्जा करके दूसरे लोगों पर से दमन की प्रक्रिया जारी तो ये जो राष्ट्रवाद है, हमारे देश में राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक सकारात्मक रूप में देखते हैं कि राष्ट्र प्रथम, और इन चीज़ों के बारे में अक्सर विपक्षी पार्टियां भी कोई नकारात्मक बात नहीं करती हैं। तो राष्ट्रवाद हिटलर के यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी राष्ट्रवाद है, एक राष्ट्र, एक धर्म, और इमामी हिंद का कंसेप्ट कि भगवान राम ही इस देश के जो हैं वो पूर्वज हैं। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो क्या राष्ट्रवाद जो था, वो हिटलर का जो राष्ट्रवाद था, वो कहीं न कहीं क्या वो भी मानवता के लिए बुरा था, और भारत में हम उसको कैसे कॉपी होते हुए देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवाद के अलग अलग शेड्स होते हैं। और राष्ट्रवाद के अलग अलग शेड्स होते हैं। एक राष्ट्रवाद जो हमारा था, ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष करके लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने का था। और दूसरा जो जर्मनी में राष्ट्रवाद अभी उन्होंने प्रमोट किया, वो उग्र राष्ट्रवाद था। उग्र राष्ट्रवाद था। और उसके टारगेट में जो पड़ोसी राष्ट्र थे, पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति दुश्मनी, ये हिटलर के राष्ट्रवाद का एक तरीका था। और जैसे हम कहते हैं अखंड भारत, कि जिसमें बांग्लादेश भी हो, बर्मा भी हो, श्रीलंका भी हो, पाकिस्तान भी हो, वगैरह वगैरह। तो वो हिटलर भी ये मान के चलता था कि जो पहले के रिपब्लिक में ये देश जर्मनी का भाग थे, वो जर्मनी का भाग है। और यही कारण बना कि उसने बाद में पोलैंड पे हमला किया। पोलैंड पे हमला इसी कारण से किया कि हमारा भाग था। और वो उसी कारण फिर द्वितीय महायुद्ध की एक बड़ी भूमिका बन गई। तो ये, इसको मैं राष्ट्रवाद नहीं कहूँगा, उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ये जो वहाँ था। कई बार ऐसा लगता है कि जो हिंदू राष्ट्रवाद को मानने वाले हैं, वो भी उसी रास्ते पर जाते हुए दिखते हैं, जहाँ राष्ट्र कोई सुप्रीम माना जाता है, व्यक्ति का कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको पूरी तौर से राष्ट्र के प्रति समर्पित होना पड़ता है, राष्ट्र की जरूरतों के हिसाब से उसको जीना। जी, तो ये राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के साथ एक और बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उस समय, खैर अभी तो ये बात इतनी नहीं आई, अभी बातें थियोरिटिकल है, उन्होंने स्त्रियों का रोल भी डिफाइन कर दिया था। उन्होंने उसमें जर्मन में एक जो था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद बताता हूँ, किचन, चर्च एंड चिल्ड्रन। यानी औरतों की जिंदगी किचन, चर्च और चिल्ड्रन के चारों तरफ घूमती रहे। जैसे यहाँ भी अभी जो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा है, वो स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं देती है। वो भी ये मानती है कि उनकी प्राथमिक जो ड्यूटी है वो घर चलाना है, और वो धार्मिक उत्सवों में काम करना है, वगैरह वगैरह। तो ये भी बात, एक और बात उसमें जो जर्मनी के राष्ट्रवाद से, जर्मनी के फाशिज्म से मिलती है। और एक बात बताइए, इसमें जो मानव अधिकारों की कल्पना है, मानव अधिकारों की कोई कल्पना नहीं है। एक आप नागरिक हैं, आपके कोई अधिकार हैं, उसकी कोई इसमें मान्यता नहीं होती है। सरकार जो चाहे उसी के हिसाब से पूरी बात चलेगी, और सरकार की आलोचना सहन नहीं की जाएगी। ये हिटलर के राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। तो अंतिम बात जो होगी वो एक अथॉरिटी जो है, जो राज्य है, सरकार है, उसकी होगी। वो जो कहेगा वही बात होगी, वही अंतिम बात है। उसी की बात को सबको मानना चाहिए। आपका जीवन देश के लिए है, सरकार का काम देश को सँभालना है। आपके प्रति सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी जो ज़िम्मेदारी है और अधिकार तो आपके बिल्कुल नहीं है। जो कुछ है आपका कर्तव्य है, और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। देश ने हमको क्या दिया ये मत पूछिए। ये कहिए कि आपने देश के लिए क्या किया। ये हम अक्सर सुनते हैं। एक चीज़ और राष्ट्रवाद के बारे में जो अक्सर सामने आती है, और वो जर्मनी में भी देखने को आई, कि हम कुछ अनजाने लोगों से, जिनको हम जानते नहीं हैं, जिन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है,
जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है, वो उतने ही भले आदमी हैं, उतने ही सच्चे इंसान हैं और इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। उनसे भी हम सिर्फ़ इसलिए नफ़रत करने लगते हैं कि वो दुनिया के किसी और ऐसे भूभाग में रह रहे हैं, जो हमारे देश की सीमा से बाहर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक पाकिस्तान में रहने वाला आदमी है और वो आदमी जो है वो रोज़ गरीबों को खाना देता है, भूखों को भोजन कराता है और उसने बहुत सारे काम किए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, समानता के लिए काम किया, अपने देश की व्यवस्था के अंदर से अंधविश्वास खत्म करने के लिए काम कर रहा है, धार्मिक जो मान्यता है उनके खिलाफ भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ आदमी सिर्फ़ इस आधार पर उससे नफ़रत करेगा कि वो पाकिस्तानी है। कई बार लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, अच्छा हुआ मर गए, पाकिस्तानी थे। ये एक नफ़रत और सिर्फ़ ये राष्ट्र के नाम पर नहीं होती है, ये धर्म के नाम पर भी होती है, नस्लों के नाम पर भी होती है। तो ये भी एक राष्ट्रवाद का दुर्गुण कहीं न कहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे। और खैर उस समय तो जो यहूदी अलग-अलग देशों में भी बिखरे हुए थे, सभी यहूदियों के लिए उस प्रकार की उसमें नफ़रत का पैगाम था और उनको ऐसा एक अलग, क्रिश्चियन से अलग, जर्मन से अलग एक इसके रूप में देखा गया, तो उनके प्रति नफ़रत का भाव बहुत बहुत गहरा था। एक बात और इसमें मैं ऐड करना भूल गया, वो ये है, जो बुद्धिजीवी थे, जो चिंतक वर्ग के लोग थे, उनके लिए समाज में बहुत नफ़रत पैदा की गई और इसके लिए कई तो बुद्धिजीवी जर्मनी छोड़कर चले गए और कइयों को वहीं के वहीं बहिष्कृत कर दिया गया और उनको बहुत बड़ी सजाएँ भी दी गई, बुद्धिजीवी जो स्वतंत्र जैसे रूप यहाँ से। पर भी बुद्धिजीवी शब्द जो है वो एक तरह से एक ऐसा शब्द बना दिया गया है जो सत्ता के खिलाफ है, सत्ता विरोधी है, सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और ये लोग जो है वो एक नैरेटिव बना दिया जाता है कि सरकार की जो भी आलोचना करेगा, वो उसका विरोधी है। वो जैसे चीटिंग करते हुए बच्चा स्कूल में अगर पकड़ा जाए, बहुत शैतान बच्चा है, तो वो कहेगा कि ये वाली मैडम जो है मुझसे चिढ़ती है इसलिए पकड़ लिया। अब पतंजलि के खिलाफ मामला हुआ, कैंसर की आप देखिए इतनी गंभीर कोविड की दवा झूठी बनाई, डब्ल्यूटीओ का झूठा नाम लिया कि डब्ल्यूटीओ से हमको पास कर दिया गया। आयुष मंत्रालय का झूठा नाम लिया गया, 2 मंत्रियों ने खड़े होकर उनकी दवा को एंडोर्स किया। ये अपने आप में एक अपराध है, जानलेवा बीमारी की झूठी दवा आप बना के बेच रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए। अब लोग तुलना कर रहे हैं कि जब बॉर्नवीटा झूठा विज्ञापन देता है उसके खिलाफ तो एक्शन नहीं होता है और पतंजलि के खिलाफ हो रहा है क्योंकि वो हमारे देश का है। और क्यों हो रहा है और ये आलोचना क्यों कर रहे हैं पतंजलि की? क्योंकि ये बुद्धिजीवी हैं और ये मोदी विरोधी हैं। और पतंजलि और बाबा रामदेव मोदी के समर्थक इसलिए विरोधी हैं। और बाबा रामदेव इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि उनको पता था कि कुछ भी हो जाए, मैं सरकार के साथ हूँ, मुझ पे कोई हाथ डालेगा तो वो सरकार विरोधी माना जाएगा। और उसी के कारण वो इस स्थिति तक मामला आया। तो ये एक कहीं न कहीं बुद्धिजीवी वर्ग को बड़े तरीके से ऐसा घोषित कर दिया जाता है कि ये जो कुछ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। ये तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नफ़रत करते हैं, चिढ़ते हैं। इसने मैडम ने टीचर करते हुए इसलिए पकड़ लिया क्योंकि ये मुझसे चिढ़ती है। मैं चीटिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था ये प्रश्न ही नहीं, एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है उसका फिर। वो बुद्धिजीवी जो इनके लोकतंत्र का पतन होने लग गया, जैसे यहाँ भी हो रहा है, लोकतंत्र का पतन हो रहा था तो उसकी आलोचना में बहुत बुद्धिजीवी जर्मनी में खड़े हुए और उनमें कई जो नेता थे मजदूरों के, उनकी हत्या करवाई गई, कई बुद्धिजीवियों को प्रताड़ना की गई और कई बुद्धिजीवी जर्मनी को छोड़कर दूसरे देशों में चले भी गए। हमने भी देखा तो है कर्नाटक में बहुत सारे बुद्धिजीवियों की हत्या हुई, कलबुर्गी साहब की और अ, बहुत सारी हत्याएँ हुई इस बीच में लगातार। गौरी लंकेश गौरी फिर लंकेश की, 5 उनका नाम जुबान पर नहीं आ रहा था। तो लगातार और हमारे आपके जैसे लोग भी धमकियाँ और ये सब चीज़ें निरंतर जो है वो इनका सामना करते हैं। तो क्या रफ़्तार क्या है? आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो जर्मनी के को मैप किया जा रहा है भारत पे, ऐसा लगता है। तो ये जो है ये कितनी रफ़्तार से हो रहा है? क्या ये एकदम बहुत खतरनाक स्थिति में पहुँच गया है या ये आराम से समय लगने वाला है इसमें? देखिए, एक ही फ़र्क है, वैसे कोई भी 2 परिस्थितियाँ एक तरीके नहीं होती। जी। जर्मनी में ये फ़ाशीवाद बहुत तेज़ी से आया, करीब 15-20 सालों में आया, जर्मनी को बर्बाद करके चला गया। भारत जी। में वैसे देखा जाए तो इसकी नींव करीब 100 साल पहले पड़ी
और वो धीरे 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 उसमें 1990 में स्पीड पकड़ी और 2014 में स्पीड पकड़ी। तो यहाँ की जो गति है वो जर्मनी के मुकाबले में स्लो है, जिसको अंग्रेजी में मैं कहता हूँ क्रॉनिक जी। फाशिज्म, यानी धीरे 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 बढ़ने वाला। और उसमें कई बार ऐसा पता महसूस भी नहीं होता कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जर्मनी में तो एक साथ सब चीजें आई, लोग जागरूक हो गए कि भाई ये हो रहा है। यहाँ तो कई चीजें जैसे धीरे धीरे, कभी आप लव जिहाद इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी कोरोना जो है जिहाद इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसकी गति थोड़ी धीमी है और मेरे ख्याल से अगले चुनाव पर बहुत दारोमदार है कि इसकी गति पहले से बढ़ जाती है या इसको रोकने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो एक तो चुनाव ही इसका ज़रिया है। जी, जी, दूसरा ये कहा जाता है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की हमारे भारत का सोचने का जो तरीका है, हमारी जो चिंतन परंपरा है, उसमें ज़्यादा दाल फांसीवाद की गलने वाली नहीं है। हालाँकि उसने काफ़ी जनसमर्थन भारत में हासिल किया है, अगर इसको आप फांसीवाद माने तो, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है या मोदी जी की है। तो ये कहा जाता है कि भारत में दाल गलने वाली नहीं है। आप इससे कितना सहमत हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए कि कोई भी देश वैसे फाशीवादी इसमें होता नहीं है। ये कोई राजनीतिक प्रवृत्तियां होती है, समाज का एक वर्ग होता है जो इस जी, प्रकार की परिस्थिति को लाना चाहता है। और जी, क्योंकि धीरे धीरे उसने पिछले 100 सालों से लोगों का ब्रेन वॉश किया है, लोगों के जी, दिमाग को तैयार किया है। और राष्ट्रवाद के नाम पे दूसरी बात देखिए, राष्ट्रवाद और धर्म ये दो चीजें हैं जिसके नाम पर लोग गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा भारत की जो महान परंपरा है उसको अगर आप धीरे धीरे प्रवृत्ति जाए तो आखिर तक वो कब तक सह सकेगी। तो मुझे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भारत में सफल नहीं हो सकेगा। अगर आगे जी। आने वाले समय में यही प्रक्रिया चलती रही तो उसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ भी आ सकती है। तो अभी भारत में हम लोग निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा भारत बहुत महान देश है और भारत के लोग जो है बहुत सोचने वाले, समझने वाले हैं, बल्कि ये खतरा हमेशा हमारे सामने बना हुआ है। तो क्या इस चुनाव में ये, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, मोटा-मोटा हमने पहचान लिया कि किस तरह से ये एक बुराई है, बीमारी है, जो हमारे भारत के समाज में आ चुकी है। अब एक ऐसा मौका है ये चुनाव, जिसमें हम तय करेंगे कि आने वाले समय में हम किस दिशा में जाएँगे। तो और बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे लोग लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए आखिरी मौका है, इसके बाद लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं। क्योंकि एक चीज़ तो है कि लगातार पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं जितने पैरामीटर्स होते हैं लोकतंत्र के, वो सारे के सारे नीचे गिर रहे हैं। हमको अब लोगों ने लोकतंत्र कहना बंद कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल अथॉरिटेटिव सिस्टम यहाँ पे है। कुछ लोग कहते हैं कि मॉक डेमोक्रेसी है। कुछ लोग, ये दुनिया के वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी का दर्जा देते हैं, रैंकिंग देते हैं। मतलब वो नॉर्मल लोग नहीं हैं, कोई बुद्धिजीवी भी नहीं। वो जो लोग बाकायदा जो पूरी दुनिया के लोकतंत्र को मापते रहते हैं और तय करते हैं कि लोकतंत्र कहाँ का कितना अच्छा है, उन लोगों ने भारत का लोकतंत्र का दर्जा ही करीब-करीब छीन लिया है कई जगहों पे। अब वो स्थिति आ गई है और ये दौर है और ज़ाहिर बात है कि जिस तरह के अब स्पीच आप देख रहे हैं, जिस तरह का डेस्परेशन देख रहे हैं, तो इसमें, इस चुनाव में अगर लोग नहीं संभले, तो आगे के को लेकर क्या लग रहा है आपको? क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए आगे को लेकर तो यही लग रहा है कि अभी जो प्रक्रियाएं पिछले 10 साल में आई उसमें आगे बहुत तेजी आ सकती है। जो जी, प्रक्रियाओं को हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से या बुद्धिजीवियों पर हमले या अल्पसंख्यकों पर एक प्रकार से उनका मार्जिनलाइजेशन, दलितों का एक प्रकार से उनका दबाया जाना और स्त्रियों को समाज में दुर्जन दर्जे पर रखना, ये प्रक्रिया इसके बाद बहुत तेजी से बढ़ सकती है। क्योंकि जी, ऐसा नहीं है कि धीरे से ग्राफ के रूप में बढ़े, जैसे समय गुजरता है उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आगे जी, अगर ये फिर से चुनाव जीतते हैं तो जैसे आपने कहा इलेक्टेड ऑटोक्रेसी यानी चुना हुआ जी, अधिनायकवाद आने में बहुत संभावना है। और दूसरा उसमें जो जेनोसाइड की परिभाषा लोगों ने रखी है उसमें रवांडा के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा भारत तो 8वीं स्टेज में पहुंच गया है, 10वीं में से 8वीं स्टेज में पहुंच गया है। तो आगे हो सकता है कि 10वीं स्टेज यहाँ आ जाए जेनोसाइड की जो होती है, तो नरसंहार, नस्लीय नरसंहार के आधार पे वो प्रक्रियाएं तेज हो सकती है।
तो ये अब मणिपुर में हम देख रहे हैं जिस तरह से नफ़रत है, मणिपुर का एक छोटा मॉडल देख सकते हैं। 2 कम्युनिटियाँ हैं, उनके बीच में नफ़रत है। नफ़रत बोई गई, बहुत सारे एक संस्था के लोग, अगर मैं नाम लूँगा तो वो लोग मानहानि का मुकदमा कर देंगे। एक संस्था के लोग, एक बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वहाँ पे जाके कैंप कर गए और लोगों को ये समझाया जाता रहा कि आप पहाड़ों के, आदिवासियों के पहाड़ों पे तो आप ज़मीन खरीद नहीं सकते हो और ये जो राजधानी है मणिपुर की, इम्फाल का इलाका, यहाँ पर वो लोग खरीद सकते हैं। तो धीरे-धीरे करके, जैसे कि अभी भाषणों में मोदी जी के दिखाई दे रहा है, आप कल्पना करते जाओ और बहुत सुपरलेटिव कल्पनाएँ करते जाओ, जैसे कि वो शेख चिल्ली का था कि मुझे अंडा मिला है तो उससे मुर्गी निकलेगी, तो ये होगा, वो होगा करके। और उसको एक्सट्रीम पे ले जाके और लोगों को ये समझाया कि देखो मणिपुर में अब सारी ज़मीन धीरे-धीरे करके एक समय के बाद में इन लोगों की हो जाएगी। ये तो खरीदते जा रहे हैं ज़मीन और तुम वहाँ खरीद नहीं सकते हो। तो तुम्हारी कम्युनिटी जो मैतेई समाज है वो खतरे में आने वाला है। उसका मकसद था कि इसको किसी तरह से वोट बैंक में कन्वर्ट करके नॉर्थ ईस्ट में पार्टी की पैठ बनाई जाए और वोट बैंक में कन्वर्ट किया जाए। वो प्रयोग ऐसे समझें कि बम बनाते समय धमाका हो गया और हाथ फट गया। लेकिन ये जो मॉडल मणिपुर का है, वो मॉडल तो पूरे देश में लागू हो रहा है। पूरे देश में भी एक कम्युनिटी को बताया जा रहा है कि ये बहुमत में आ जाएँगे तो ये कर देंगे, इस तरह आएँगे तो ये कर देंगे, ये लोग तो ऐसे होते हैं, ये लोग हिंसक होते हैं, आप अहिंसक होते हो, ये गला काटते देरी नहीं लगाते। इस तरह की हज़ारों चीज़ें, सैकड़ों चीज़ें हमारे समाज में लगातार बोली जा रही हैं। और वो नफ़रत जो मणिपुर में इस महिला को निर्वस्त्र सड़कों पर परेड कराया गया था, वो नफ़रत तो हमने जर्मनी के इतिहास में भी देखी है। एक तस्वीर मैं देखता हूँ जो इंटरनेट पे अक्सर सामने आ जाती है। एक महिला है और एक छोटा-सा बच्चा है। वो महिला दौड़ रही है और वो बच्चा कुछ हाथ में डंडा-वंडा लेकर उसको दौड़ा रहा है। उस पे अटैक कर रहा है और वो भाग रही है जान बचाने के लिए। तो वो समान स्थितियाँ जो हैं, तो ये नफ़रत का जो एक डोज़ हमारे समाज में आ रहा है, ये कहीं न कहीं हमको उस तरफ ले जा रहा है। अब इस चुनाव के बीच में क्या चुनाव से ही इसे बदला जा सकता है? क्या चुनाव के बाद में कुछ और गुंजाइश हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में जो लोकतंत्र में सेकुलरिज़्म जुड़ा हुआ है, उसी को हटा देना चाहिए, वो गलत है। और जो लोग आज हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं, वो एकदम पराठे की तरह पलटते रहते हैं। तो समझ नहीं आता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? देखिए, मैं 2 राय इसमें रखता हूँ। एक तो पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव मुख्य प्रक्रिया है जिससे ये बदला जाना चाहिए, एक। और दूसरा, यहाँ जो बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। जो महिलाओं के क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में, दलितों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पर उनमें एक जो कमी रह गई वो ये है कि उन्होंने सांप्रदायिकता के विरोध में जिस प्रकार की आम सहमति को बनाना था, वो उन्होंने किया नहीं। वो अपने-अपने काम में, मैं आलोचना खुद की कर रहा हूँ कि अपने-अपने काम में हम व्यस्त रहे, मजदूरों का संगठन कर रहे हैं, महिलाओं का संगठन कर रहे हैं। और जो सांप्रदायिकता का ज़हर जो हमारे संविधान को खत्म कर सकता है, देश को अलग-अलग प्रकार से तकलीफ दे सकता है, उसके बारे में लोगों की चेतना को बढ़ाया नहीं। अब जितनी भी बातें कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, पर ये तो है झूठ, गोबेल्स वाला झूठ है। तो इसका सच्चाई वाला हमने पार्ट किया नहीं है जागरूकता के बावजूद। और यही मेरे ख्याल से 2 कुंजियाँ हैं, एक चुनाव और दूसरा सामान्य सामाजिक सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव, एक प्रकार की चेतना के आंदोलन के माध्यम से। ये 2 रास्ते से हम भारत के भविष्य को बचा सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और ये मुझे लगता है कि आज की बातचीत से लोगों को ये समझने में मदद मिली होगी कि जर्मनी में जो हो रहा था, उसके साथ भारत को क्यों जोड़कर देखा जाता है, क्यों फ़ासिज़्म की बातें की जाती हैं, वो कौन-सी आइडियोलॉजी की चीज़ें हैं जो एक-दूसरे को जोड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आप बहुत अच्छी तरह से आप इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को सरल तरीके से समझा दीजिए तो जो आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाता है, जो बहुत सारी किताबें पढ़ के भी लोगों को शायद मिले। नमस्कार। धन्यवाद।